आप सब में से बहुत सारे लोग साल 2020 को विदा करके साल 2021 को वेलकम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। लेकिन इस साल को टाटा बाय बाय बोलने से पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि एक पूरा का पूरा दशक बीत रहा है, जिसने हमारी डे टू डे लाइफ में एडवांसमेंट तो की ही और साथ ही साथ हमारे एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने के तरीके में बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन लेकर आया। हाँ, मुझे मालूम है साल 2020 हमारा बहुत ज्यादा बेकार बीता है, पर इसमें बेचारे पूरे के पूरे दशक की क्या गलती है। उसे तो नए साल के इस मौके पर घूमकर देखा जा ही सकता है, जिसने मार्वल का राइज दिखाया, डिज्नी को सुपर पावर बनाया और हम सब के बीच में स्ट्रीमिंग सर्विसेज का धमाका लेकर आया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही औसम 5 रेवोल्यूशंस के बारे में जो इस दशक में हमें एंटरटेनमेंट सेक्टर ने दिया है। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गया वो जमाना जब रसोड़े में कौन था जानने के लिए टीवी ऑन करके सही टाइम पर सही चैनल खोलकर बैठना पड़ता था और जब वो छूट जाता था तो रिपीट टेलीकास्ट का इंतजार करना पड़ता था। बट थैंक्स टू स्ट्रीमिंग सर्विसेज अब हमारा टीवी को देखने का नजरिया ही नहीं बल्कि अब टीवी शोज की क्वालिटी भी बदल चुकी है और इन सब का एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है दुनिया के सबसे बड़े कंटेंट स्ट्रीमिंग सर्विसेज में से एक नेटफ्लिक्स को, जिसने वैसे तो 2007 से ही मूवीज और टीवीज को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया था, पर 2013 से इसने अपना असल गेम शुरू किया, जहां पर अपनी ओरिजिनल सीरीज हाउस ऑफ कार्ड को लॉन्च करके इसने अपने मंथली फी सिस्टम से कंटेंट स्ट्रीमिंग में एक नया रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया, जिसके कारण जिस नेटफ्लिक्स की रीच दुनिया के सिर्फ और सिर्फ 45 कंट्रीज तक ही थी, 2016 तक ही पूरी दुनिया में फैल गया, जिसके देखा देखी तमाम स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी अपने ओरिजिनल टीवी शोज और मूवीज लेकर आई और शुरू हुआ द स्ट्रीमिंग वॉर्स। और आज हाल ऐसा है कि हर एक मेजर स्ट्रीमिंग सर्विस अपने ओरिजिनल कंटेंट्स पर ऑन द एवरेज साल का $20 बिलियन तक खर्च कर रही हैं, जिसके कारण हम अपनी क्वालिटी मूवीज और टीवी शोज को अपने फिंगर टिप पर जब चाहे तब एंजॉय कर पा रहे हैं, जिसने हमारे लिए मूवीज और टीवी शोज के बीच का डिफरेंस तक ही खत्म कर दिया है। 2010 से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सुपर हीरो मूवीज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगी, जहां पर 2010 से पहले गिना चुना इक्का दुक्का सुपर हीरो मूवीज रिलीज हुआ करती थीं, जो चली तो चली वरना खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पर इन सारी की सारी चीजों को 2012 की मार्वल स्टूडियोज की एवेंजर्स ने बदल दिया, जहां पर वो कनेक्टेड सुपर हीरो के सिनेमैटिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए और मार्वल स्टूडियोज का यही मॉडल डिज्नी के लिए पैसे छापने की मशीन बन गया और मार्वल स्टूडियोज को एक्वायर करने का फैसला डिज्नी के लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ। इतना सक्सेसफुल कि इसने डिज्नी को $23 बिलियन कमा के दिए। जाहिर सी बात है इसके राइवल में कई और सिनेमैटिक यूनिवर्सेस भी फॉर्म हुई और मार्वल की ही देखा देखी वार्नर ब्रोस भी अपना डीसी का डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स लेकर आया, जिसके कारण ऑब्वियसली सुपर हीरो मूवीज की भरमार लग गई। और आज हाल ऐसा है कि दुनिया की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवीज में से 3 मूवीज सुपर हीरो मूवीज ही हैं, जो एमसीयू की एवेंजर्स मूवी हैं। तो अब यहाँ पर इससे तो एक बात पूरी तरह से क्लियर है, चाहे कोई इन मूवीज को सिनेमा माने या ना माने, पर ये हमें एंटरटेन करने का अपना पर्पस बहुत अच्छे से पूरा करती हैं, जिसका एक बहुत बड़ा श्रेय मार्वल को जाता है। और जिस तरह से सुपर हीरो मूवीज हमारे दिल और दिमाग पर छाई हुई हैं, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगला दशक भी इन्हीं मूवीज का होने वाला है। लगभग एक दशक पहले एनिमेशन को सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही जॉनरा माना जाता था, लेकिन इस दशक की शुरुआत में जब डिज्नी ने अपनी टॉय स्टोरी 3 से $1 बिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का मार्क क्रॉस किया, तब जाकर एनिमेशन की तरफ लोगों का नजरिया बदला, जहां पर इन मूवीज ने अपनी यूनिक आइडिया से फाइनेंशियली और कमर्शियली सक्सेसफुल होकर हर एज ग्रुप पर अपनी छाप छोड़ी और ये जॉनरा इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि 2019 तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 10 एनिमेटेड मूवीज ने $1 बिलियन का मार्क क्रॉस किया। वहीं पर सिर्फ और सिर्फ मूवीज ही नहीं बल्कि टीवी शोज में भी एनिमेशन का बहुत ज्यादा बोलबाला रहा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए भी कार्टून टीवी शो आए, जहां पर रिक एंड मॉर्टी, बोजैक हॉर्समैन और बिग माउथ जैसे ऑसम एडल्ट ओरिएंटेड टीवी शोज ने अपने ऑसम स्टोरी लाइन, विजुअल स्टाइल और डीप मैसेजेस से दुनिया भर में अपनी एक कल्ट फॉलोइंग भी गैदर की, जिसके कारण अब एनिमेशन को एक आर्ट फॉर्म की तरह देखा जा रहा है। और कौन भूल सकता है एनिमेशन के मॉडर्न डे विजुअल इफेक्ट्स के कंट्रीब्यूशन को, जिसके कारण इस दशक की कई सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज के अंदर नामुमकिन से लगने वाले विजुअल एलिमेंट्स और कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया जा पाया। अब इस दशक में सिर्फ और सिर्फ हमारा एंटरटेनमेंट को देखने का ही तरीका नहीं बदला बल्कि एंटरटेनमेंट को क्रिएट करने का भी तरीका बदला और स्पेशली विजुअल इफेक्ट्स के मामले में टेक्नोलॉजी इतना आगे गई कि हमारी आंखों के लिए फर्क करना ही मुश्किल हो गया। एग्जाम्पल के रूप में इस दशक की शुरुआत में ही रिलीज हुई द
द सोशल नेटवर्क का एग्जाम्पल ही ले लीजिए, जहाँ पर VFX की मदद से एक ही एक्टर यानी कि आर्मी हैमर ने फेसबुक के को फाउंडर जुड़वा भाई कैमलर और टायलर विंकलेवॉस ब्रदर्स का बॉडी डबल्स की मदद से रोल प्ले किया, जिसे उस समय लोगों ने यही माना था कि ये दोनों जुड़वा एक्टर्स हैं। वहीं पर इसी तरह की टेक्नोलॉजी का आगे इस्तेमाल कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में किया गया, जहां पर क्रिस इवांस की बल्कि बॉडी को डिजिटली श्रिंक भी किया गया, साथ ही साथ उनके फेस को बॉडी डबल्स के फेस पर डिजिटली अप्लाई किया गया, जिसके कारण हमें स्किनी स्टीव रॉजर देखने को मिला। वहीं पर डी एजिंग टेक्नोलॉजी भी बहुत रेवोल्यूशनरी साबित हुई और इसका इस्तेमाल स्टार वॉर्स रोग वन, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, ब्लेड रनर 2049 और आयरिशमैन जैसी मूवीज में हुआ। इसके बाद सीधे 2009 की अवतार के बाद मोशन कैप्चर में एक बहुत बड़ा राइज देखने को मिला, जहां पर राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स पहली मूवी बनी जिसने ऑन लोकेशन मोशन कैप्चर फिल्मिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया। वहीं पर मोशन कैप्चर की मदद से ही हॉबिट के एंथ्रोमॉर्फिक कैरेक्टर स्मॉग को भी रियल लाइफ में जिंदा किया गया, जिसकी वॉइस और पूरा का पूरा मोशन कैप्चर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने दिया था। और आगे जाकर मोशन कैप्चर इतनी ज्यादा प्रॉमिसिंग हो गई कि मार्वल के नामुमकिन से लगने वाले कॉमिक बुक कैरेक्टर्स भी मूवीज के अंदर जिंदा हो पाए। और फाइनली VFX की मदद से वो अचीव किया गया जो शायद 10 साल पहले किसी ने सोचा तक नहीं होगा। और VFX की मदद से ही 1994 की डिज्नी की एनिमेटेड मूवी द लॉयन किंग का लाइव एक्शन वर्जन बनाया गया, जो पूरी तरह से कंप्यूटर जनरेटेड था। अगर इस दशक को हम डिज्नी का दशक कहें तो कहीं से कोई भी गलत नहीं होगा, और डिज्नी के ही कुछ फैसलों ने उसे आज एक $multi-billion कंपनी बना दिया है, जहां पर 2009 में उसके मार्वल स्टूडियोज और 2012 में स्टार वॉर्स को एक्वायर करने के बाद डिज्नी को मार्वल और स्टार वॉर्स की मूवीज और मर्चेंडाइजिंग से इतना ज्यादा फायदा पहुंचा कि इसने 2019 में 20th सेंचुरी फॉक्स को $71 बिलियन में एक्वायर कर लिया। ऊपर से डिज्नी के ओरिजिनल मूवीज का फैंडम भी बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण डिज्नी ने इसी बात का फायदा उठाते हुए अपनी ओरिजिनल मूवीज के लाइव एक्शन वर्जन्स को रिलीज किया और खूब पैसे कमाए। और जो डिज्नी जिसे सिर्फ और सिर्फ बच्चों की मूवी बनाने वाली स्टूडियो माना जाता था, आज उसकी वर्थ अकेले $200 बिलियन से भी ज्यादा है, जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी बनाता है। और ये इतनी बड़ी बन गई कि इसे खुद की स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस लॉन्च करनी पड़ी। और ये कंपनी और भी कई गुना बड़ी होने वाली है अपने आने वाले नए आइडियाज और प्रोजेक्ट से। और क्या पता आने वाला दशक भी डिज्नी का ही हो। सबसे पहले आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मुझे मालूम है हमारा साल 2020 बहुत ज्यादा बेकार बीता है, लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल हम सब की जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल हो। इस दशक हमारा एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज को एक शाउट आउट दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सी ऐसी रेवोल्यूशनरी चीज है जो इस दशक एंटरटेनमेंट सेक्टर में हुई है। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।